let us continue with heat transfer now. So in our previous session I already told you, for heat transfer to occur you need temperature difference. Without temperature difference no heat can be transferred. Okay, so first temperature difference होना चाहिए, then अगर तुम्हें हाई टू लो ट्रांसफर करना है वो तो अपने आप होने वाली है, बिकॉज द सिस्टम विल ऑलवेज ट्राई टू गो इनटू इक्विलिब्रियम. बट इफ you want to transfer heat from low temperature to high temperature, then according to Newton's second law, तुम्हें किसकी ज़रूरत, न्यूटन सेकेंड लॉ बोल रहा हूँ, according to the second law of thermodynamics, न्यूटन हर जगह आ जाता है. according to the second law of thermodynamics हमें किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, एक्सटर्नल एड की, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी है या फिर कोई और चीज़ है. आई होप यू आर गोइंग टू विजुअलाइज दोज थिंग्स. नाउ हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर में कैसे होता है, देर आर three ways with which we can transfer heat. These are what we call as modes of heat transfer. So let's start with that particular section. So we will be studying our first topic, which is modes of heat transfer. अभी से heat transfer को हम लोग HT याद रखेंगे, विजुअलाइजेशन के लिए easy हो जाएगा. modes of heat transfer. So heat transfer के तीन important मोड होते हैं. जो पहला मोड होता है हम उसको बोलते हैं कंडक्शन. द सेकेंड मोड इज व्हाट वी कॉल एज कन्वेक्शन एंड द लास्ट मोड इज नोन एज रेडिएशन. तो ये तीनों मोड इम्पॉर्टेंट है और तीनों के अलग अलग मतलब है. कंडक्शन ना तुम्हें घर बैठ पे भी मिलेगा. फॉर एग्जांपल अगर आपकी मम्मी कुछ कुक कर रही है तो वो कभी भी स्पून को उस हॉट पॉट में नहीं रखते. क्यों नहीं रखते, क्योंकि समझो यहाँ पे अगर वो हीटेड हो रहा है तो आप यहाँ पे भी टच करोगे ना दूसरे एंड पे, तो भी आपको आफ्टर सम टाइम चटका लगेगा. ये जो वे है ना हीट ट्रांसफ़र का, उसको हम लोग बोलते हैं कंडक्शन. तो कंडक्शन में होता क्या है वो विजुअलाइज करते हैं. तो समझो ये तुम्हारा सॉलिड है एंड सॉलिड के अंदर ये डिफरेंट एटम्स है. ओके, कंडक्शन सिर्फ सॉलिड में नहीं होता, जस्ट विजुअलाइजेशन के लिए ले रहे हैं. अभी देखो क्या होने वाला है, मैं इसके एक साइड पे हीट करना चालू कर देता हूँ. सो दिस इज व्हाट आई एम डूइंग, आई एम हीटिंग दिस पर्टिकुलर सब्सटेंस. होगा क्या, जैसे मैं इसको हीट करना चालू करूँगा तो ड्यू टू हीट, देखो ये इनिशियली दे विल हैव सम वाइब्रेशन, बट ड्यू टू हीट दे विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग विगरसली. तो जैसे ही एक मॉलिक्यूल विगरसली वाइब्रेट होना चालू हो जाता है वो अपने बाजू वाले मॉलिक्यूल को भी वाइब्रेट करता है. क्यों, क्योंकि वो अपना एनर्जी बाजू में ट्रांसफर करता है और ये एनर्जी हीट के टर्म में, ये हीट के टर्म वाला एनर्जी क्या प्रोड्यूस करेगा, एडिशनल वाइब्रेशन. तो ये जो वाइब्रेशन है वो आगे ट्रांसफर होते जाते हैं एंड एंड तक पहुंच जाते हैं. अभी ये एंड में वाइब्रेशन पहुंचा है, बट वाइब्रेशन किसके वजह से आए, हीट के वजह से. तो हीट कहाँ तक पहुंचा है, एंड तक पहुंचा है, एंड दैट इज वाई तुमको क्या लगता है, चटका. एक चीज नोटिस करो, बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है, जो इधर का मॉलिक्यूल है ना, लेट्स से मॉलिक्यूल ए, वो अपने लोकेशन से बिल्कुल हिला नहीं है. मतलब हाँ ऑब्वियसली वाइब्रेट हो रहा है तो वहां से हिल रहा है, वहाँ पे वाइब्रेट हो रहा है, बट वो अपना लोकेशन छोड़ के माइग्रेट नहीं कर रहा है. माइग्रेट करना मतलब क्या, अपना लोकेशन छोड़ के किसी और जगह जाना, जैसे यहाँ से यहाँ, मॉलिक्यूल उधर ही है, वो वाइब्रेट हो रहा है. सो द हीट ट्रांसफर इन विच हीट इज ट्रांसफर्ड विदाउट एक्चुअल माइग्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल. समझो, हीट ट्रांसफर विदाउट एक्चुअल माइग्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल इज व्हाट वी कॉल एज कंडक्शन. तो कंडक्शन का पहला पॉइंट क्या आता है, हीट ट्रांसफर विदाउट एक्चुअल माइग्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल. तो हीट ट्रांसफर जहाँ पे माइग्रेशन नहीं होता. इसका कोई एग्जाम्पल है जो तुम लोग दे सकते हो? हाँ, तो हीटिंग ऑफ अ स्पून या फिर हीटिंग ऑफ अ मेटल. एक और चीज़ तुम लोग याद रखो, यहाँ पे मैं बोलने वाला हूँ वो जो कि कंडक्शन है, सॉरी, कंडक्शन है ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस हर जगह होता है. क्यों,
अभी तो आपने बोला सर कि सॉलिड का, एक तो सॉलिड का एग्जांपल देके एक्सप्लेन किया, बट क्या लिक्विड में मॉलिक्यूल नहीं होते? क्या लिक्विड के मॉलिक्यूल वाइब्रेट नहीं हो सकते? स्टडी लिक्विड लो, सम अमाउंट के लिए लिक्विड में भी कंडक्शन होता है। और व्हाट अबाउट गैस? गैसेस में बहुत रेयरली होता है कंडक्शन, बट येस इट डू एग्जिस्ट इन गैसेस आल्सो। सो I can say one more point is that conduction exists mostly in solids. Okay, then exists mostly in solid, a little in liquids, and very less in gases, but yes it do exist in every form. Then next चीज़ है, it is slowest mode of heat transfer। मतलब अभी बोला कि तुम लोग रखो वहाँ पे बर्तन एंड देन तुरंत हीट ट्रांसफर, हाँ बट स्टिल इट इज स्लोएस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। इससे फास्ट है ना, सबसे ज़्यादा फास्ट एक्चुअली रेडिएशन है, क्योंकि रेडिएशन क्या होता है बेसिकली, इट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एक और इम्पॉर्टेंट सी चीज़ याद रखो कि कंडक्शन होता क्यों है, तो कंडक्शन होने के पीछे दो रीज़न है। ओके, इट ऑकर्स ड्यू टू दो रीज़न। क्या बोला? पहला रीज़न था लैटिस वाइब्रेशन। मतलब लैटिस क्या होता है, अगर तुम लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो देन यू विल रियलाइज लैटिस होता है ऐसा स्ट्रक्चर जो एटम अपने आप को अरेंज करके रखते हैं। मतलब यू विल सी दैट रिपीटेटिव स्ट्रक्चर अगेन 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 अगेन, समझ रहे? तो ऐसे अरेंजमेंट को लैटिस अरेंजमेंट बोलते हैं। तो एटम एक इंडिविजुअली वाइब्रेट होने से बेटर वाइब्रेट होता है एज अ होल स्ट्रक्चर लैटिस लेके, मतलब अपने साथ बाकी एटम्स को भी वाइब्रेट करवाता है वो एक फ्रीक्वेंसी के साथ। इसको हम बोलते हैं लैटिस वाइब्रेशन, बट ये तो वाइब्रेशन जैसा ही कंसेप्ट हुआ। सेकेंड चीज है, इट ऑल्सो ऑकर्स ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो अगर इलेक्ट्रॉन, जैसे जैसे तुम लोगों ने विजुअलाइज तो किया होगा कि अगर समझो तुम्हारे पास एक वायर है और इस वायर में से अगर तुम लोग करंट पास करोगे तो जितना ज़्यादा करंट पास करोगे उतनी सिस्टम ज़्यादा हीट होती है ना, उतनी वायर ज़्यादा गर्म होती है। तो इसका मतलब मैं एक चीज़ तो आराम से कह सकता हूँ कि गुड ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो गुड ट्रांसफर, गुड ट्रांसफर बोल रहा हूँ, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ हीट। सो यहाँ पे क्या मैं बोलूँगा, गुड कंडक्टर of electricity is also a good conductor of heat, but not vice versa. Now why this not vice versa ऐसे बोला है मैंने, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि जो भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होना ही चाहिए। फॉर एग्जांपल गोल्ड, मेटल, ये सारी चीज़ें देखो, मेटल ले लो ना, मेटल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, दिस गाइज आर आल्सो गुड कंडक्टर ऑफ हीट। अभी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ले लो, फॉर एग्जाम्पल ग्लास है ना, इट इज़ ऑल्सो बैड कंडक्टर ऑफ हीट, क्योंकि ग्लास को जब तुम लोग हीट प्रोवाइड करते हो तो वो हीट ट्रांसफर नहीं करता, वो क्रैक हो जाता है। सो ये ट्रू है, बट वाइस वर्सा ट्रू नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर कोई चीज़ गुड कंडक्टर ऑफ हीट है तो इट नीड नॉट बी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नाउ आई वॉन्ट यू टू सर्च एग्जाम्पल ऑफ सच थिंग्स, मतलब ऐसी चीज़ें जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, जो हीट को ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं बट इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर करने नहीं देते। वाई डोंट यू सर्च इट ऑन योर ओन, इट इज़ इंटरेस्टिंग। ओके, नेक्स्ट कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन में क्या होता है, हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस, heat transfer with actual migration of molecules। मतलब लिटरली मॉलिक्यूल माइग्रेट होते हैं। और इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है पता है?
बॉइलिंग ऑफ वाटर। तो अगर पानी को हम लोगों ने नीचे रखा गैस के ऊपर और उसको हीट करवाना चालू कर दिया, तो होता क्या है पता है, पानी के मॉलिक्यूल्स है ना नीचे से ऊपर आते हैं, जो हीटेड होते हैं वो नीचे से ऊपर आना चालू होते हैं, और जो ऊपर ठंडे मॉलिक्यूल होते हैं ना वो नीचे जाते हैं। बट ये जो हीटेड मॉलिक्यूल है जो नीचे से ऊपर आने वाले हैं, वो जब ऊपर आते हैं तो विद इन दैट प्रोसेस वो हीट को लूज करते हैं। समझ रहे हो? एक और एग्जांपल है मेरे पास, कॉफी मग केप्ट फॉर कूलिंग। तो मतलब तुम लोगों ने क्या किया है, कॉफ़ी मग को रखा है, मतलब कॉफ़ी गरम गरम कॉफ़ी है ना, उसको टेबल पे रखा है मग के साथ। तो अभी होने क्या वाला है, जैसे ही ऊपर से एयर पास होगा ना, तो ये एयर के मॉलिक्यूल अपने साथ हीट को लेकर जाते हैं, हीट कैरी करते हैं। तो वाई डोंट वी विजुअलाइज इट। सो समझो दिस इज़ योर कॉफ़ी मग एंड इसके अंदर ये कॉफ़ी है अपना। तो इसके ऊपर से जब एयर के मॉलिक्यूल जाते हैं ना, तो ये एयर के मॉलिक्यूल क्या करते हैं, ये हीट है ना, हीट अपने साथ कैरी करते हैं। कॉफ़ी से हीट लेंगे, कैरी करेंगे, बट इसकी वजह से कॉफ़ी क्या हो रहा है, कॉफ़ी हो रहा है ठंडा। समझ रहे हो? इस प्रोसेस को बोलते हैं कन्वेक्शन, जहाँ पे एयर के मॉलिक्यूल एक्चुअल माइग्रेट हो रहे हैं, वाटर के मॉलिक्यूल क्या हो रहे हैं, एक्चुअली माइग्रेट हो रहे हैं, ए पोजीशन छोड़ के बी पोजीशन पे जा रहे हैं, नॉट लाइक कंडक्शन। ये मेजर डिफरेंस है दोनों का। ओके, देर आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ कन्वेक्शन, मेजर डिस्टिंग्विश है ये, मतलब मेजर क्लासिफिकेशन बोलते हैं हम लोग। एक टाइप का कन्वेक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं फ्री और नेचुरल कन्वेक्शन। क्या बोला हमने इसको, फ्री और नेचुरल कन्वेक्शन। और इसमें क्या होता है, जो भी चीज़ें होती है ना वो नेचुरली कूल होती है और या नेचुरली हीट होती है। तुम लोग एक्सटर्नल डिवाइस नहीं यूज़ करते। जैसे कि फॉर एग्जांपल कॉफ़ी का मग लिया, तुम लोगों ने एज इट इज़ रखा, पंखा विंखा सब बंद है, जो नेचुरली एयर आएगा वो उसको ठंडा करेगा। बट अगर तुम्हें लेट हो रहा है ऑफिस जाने के लिए, कॉलेज जाने के लिए, क्लास आने के लिए, देन व्हाट डू यू डू, तुम लोग उसी कप को फैन के नीचे रखते हो, उसके ऊपर फूंक मारते हो, उसके ऊपर क्या बोलते हो, और ठंडी कुछ चीज़ें डालते हो। समझ रहे हो? ब्लोअर यूज़ करते हो। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये सारी चीज़ें आती है फोर्स कन्वेक्शन में। तुम उसको ठंडा करने के लिए हेल्प कर रहे हो। ओके, सो नेचुरल कन्वेक्शन में क्या होता है, कूलिंग और हीटिंग occurs naturally. Okay, then next, in case of force convection, हम क्या करते हैं फोर्स कन्वेक्शन में, याद करो, we take help of external devices like fan, then blowers, है ना। नेक्स्ट एक और लास्ट पॉइंट याद रखो कि जो कन्वेक्शन होता है ना, कन्वेक्शन वो फ्लूइड्स में होता है, नॉट सॉलिड में। सो फ्लूइड्स में क्या क्या आते हैं, लिक्विड भी आते हैं और गैसेस भी आते हैं। सो कन्वेक्शन ऑकर्स इन फ्लूइड्स। सो फ्लूइड्स में ब्रैकेट में तुम्हारे लिए, ताकि तुम लोग को याद रहे कि फ्लूइड क्या होता है, लिक्विड एंड गैसेस में होता है। सो कन्वेक्शन ऑकर्स इन फ्लूइड्स, दैट इज लिक्विड्स एंड गैसेस। नाउ लेट्स स्टडी व्हाट एग्जैक्टली रेडिएशन इज। तो रेडिएशन क्या होता है, इट इज नथिंग बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सिंपल लैंग्वेज में रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं। ओके, बाकी दोनों चीज़ों के लिए, कंडक्शन एंड कन्वेक्शन के लिए मीडियम की ज़रूरत है, बट रेडिएशन के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, एग्जाम्पल कौन सा होता है, याद है, माइक्रोवेव जो अपने घर में होता है वो वाला, और दूसरा सन की एनर्जी जो अपने पास आ रही है, तो वी कैन ऑल्सो से सोलार एनर्जी। तो ये सारे एग्जाम्पल हुए रेडिएशन के। फिर नेक्स्ट एक पॉइंट आता है कि इट इज़ फास्टेस्ट मोड, मतलब रेडिएशन से फास्ट कोई नहीं है।
और एक चीज, इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर प्रोपोगेशन. doesn't require medium for propagation. क्या हम लोग हीट रेडिएशन देख सकते हैं क्या? कभी तुम लोगों ने देखा है हीट चलते हुए? नहीं ना. ओके, द होल एंड सोल एंड रीज़न इज़ दैट कि जो भी वेव्स होते हैं ना वो अपने विजिबल स्पेक्ट्रम के बाहर होते हैं. तो दैट मीन्स वी कैन नॉट सी, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि हीट रेडिएशंस आर out of visible spectrum, and that is why we cannot see them. ये हुआ तुम्हारा पूरा का पूरा नोट. कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. In short, these are the different modes of heat transfer. Why don't we now focus on conduction separately? टू अंडरस्टैंड कंडक्शन तुम लोगों को तो बेसिक चीज़ें समझिए, वाइब्रेशन एंड ऑल दैट. ओके, देन नेक्स्ट चीज़, एक सबसे इंपॉर्टेंट सा लॉ पढ़ने वाला हूँ मैं अभी, एंड दिस पर्टिकुलर लॉ इज व्हाट वी कॉल एज किरशॉफ्स लॉ ऑफ कंडक्शन. किरशॉफ नाम का बंदा था जो बहुत स्मार्ट था, उसने ये सारे लॉ दिए हैं, मतलब जो रिक्वायर्ड है. तो किरशॉफ क्या बोलता है कि heat transfer is given as minus Ka dt by dx. This heat transfer is considered per unit time. तो अगर कहीं पे टाइम अगर हुआ तो मैंने उसको 1 कंसिडर किया है. समझ रहे हो? Q इज इक्वल टू माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स. हाँ, अभी ये देखो, समझो इसको क्या होता है कि ये लॉ कैसे आता है. एक्चुअल में इस लॉ को उसने ऐसे बोला था, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द वॉल and it is also directly proportional to temperature gradient. So now if you want to remove the proportionality sign, you have to introduce constant. So we get Q is equal to minus K A dt by dx. अभी धीरे धीरे ये हर एक टर्म समझते हैं. Q क्या है? It is rate of heat transfer ना. So Q is heat transfer रेट बोला है मैंने, तो मैंने टाइम कंसिडर करके लिया है. सो हीट ट्रांसफर रेट है ना, सो दैट्स वाई इट वुड बी जूल पर यूनिट टाइम. हाँ, या फिर वर्क डन पर यूनिट टाइम. सो जूल पर सेकेंड बोलना चाहिए था मेरे को, जूल पर सेकेंड. और अदरवाइज व्हाट डू वी कॉल इट एज वॉट. तो ये जो मैंने यहाँ पे क्यू लिया है उसको मैं कंसिडर करूँगा वॉट में. सॉरी. So Q is heat transfer rate and it is denoted by Q. Sorry, its unit is watt. ये जो K है ना, K उसको हम बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी. मतलब कितना कंडक्शन कर पाएगा. और इसको एक और नाम है, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्शन. कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्शन है कि नहीं, इजी सा. नेक्स्ट चीज़ है एरिया जो होता है ना, ए, दैट इज नथिंग बट सरफेस एरिया. डी टी बाई डी एक्स इज वॉट वी कॉल एज टेम्परेचर ग्रेडियंट. फर्क समझो. ग्रेडियंट वर्ड है ना, बहुत जगह तुम लोग आगे देखोगे. ग्रेडियंट कब आता है? जब विथ रिस्पेक्ट टू dx होता है या फिर विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस होता है. अगर यही चीज़ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होती dt बाई dt तो मैं इसको रेट बोलता.
विथ रिस्पेक्ट टू टाइम को क्या बोलते हैं, रेट बोलते हैं। और अगर यही चीज़ विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस आती है तो हम उसको बोलते हैं ग्रेडियंट। सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज टेम्परेचर ग्रेडियंट। अगर यही चीज़ dp बाई dx होती तो मैं इसको बोलता प्रेशर ग्रेडियंट। क्या बोलता, प्रेशर ग्रेडियंट। ये चीज़ याद रखो। सो dp बाई dx होता है प्रेशर ग्रेडियंट, dt बाई dx होता है टेम्परेचर ग्रेडियंट। वाई डोंट वी कंटिन्यू फर्दर। तो ये सारी चीज़ें समझने के बाद एक्चुअल में ये लॉ कहाँ पे अप्लाई होता है वो भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। नाउ वाई डोंट वी विजुअलाइज अ सिस्टम। समझो वी हैव अ वॉल, ओके, सो वी हैव दिस पर्टिकुलर वॉल एंड वॉल के एक साइड दैट इज दिस पर्टिकुलर वॉल। पहले हाँ थोड़ा सा 3D में डायग्राम बनाते हैं तो तुम्हें विजुअलाइजेशन करने में ईजी हो जाएगा। ओके, आई होप अभी तुमको समझ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। सो थोड़ा और, ओके, सो दिस इज माई वॉल एंड ये जो दिख रहा है तुम लोगों को ये सरफेस है। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर एरिया एज सरफेस एरिया। हाँ, तो क्यों ना हम इस सरफेस एरिया को भी डिनोट करें। सो दिस इज नथिंग बट माई AS, दिस इज माई AS या फिर सरफेस एरिया जिसको A से डिनोट करते हैं। सेकेंड चीज़, वॉल के लेफ्ट हैंड साइड पे ना जो अपना टेम्परेचर है ना वो टेम्परेचर है T1। ओके, मतलब हॉट टेम्परेचर है T1 हाई लोकेशन पे। अभी होता क्या है, ड्यू टू सम रीज़न या फिर ड्यू टू दिस पर्टिकुलर वॉल जो बाहर टेम्परेचर जा रहा है ना वो बाहर टेम्परेचर है T2 दैट इज लोअर। हाँ, तो हीट कैसे जा रही है, हीट जा रही है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सो इफ आई शो द हीट नाउ आई विल शो इट लाइक दिस। सो दिस इज हाउ आवर हीट इज गोइंग, यहाँ जा रही है और यहाँ से बाहर आ रही है, समझ रहे हो। सो दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू कॉल आवर हीट फ्लो रेट एज Q। देन ये जो दिख रहा है वॉल का थिकनेस है ना, थिकनेस ये वाला या फिर लेंथ है, उसको हम डिनोट करते हैं dx से। इसको dx बोलते हैं या फिर L बोलते हैं, dx या फिर लेंथ। अभी ज़रा फॉर्मूला याद करो, क्या फॉर्मूला था अकॉर्डिंग टू किरचॉफ। हाँ, तो किरचॉफ का फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू माइनस के रेट है, के कांस्टेंट है, बताता हूँ उसके बारे में भी। देन वी हैव dt बाय dx। विजुअलाइजेशन हो गया, ये फॉर्मूला था। Q दिख रहा है तुम लोग को, हीट ट्रांसफर रेट है। K क्या होता है, K मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है। तो अगर ये वॉल है किसी सिरेमिक का बना हुआ है या फिर किसी और मटेरियल से बना है, एस्बेस्टॉस से बना है, सीमेंट से बना है, सो एवरी मटेरियल मेटल से बना है, तो एवरी मटेरियल विल हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ डिफरेंट क्वांटिटीज। सो यू कैन से दैट K डिपेंड्स ऑन मटेरियल, so you have to mention that particular thing also. So this is for you, it depends on material। तो K का वैल्यू मटेरियल के ऊपर डिपेंड होता है, ये चीज़ बिल्कुल नहीं भूलेंगे हम लोग, याद रखना अच्छे से। सो Q इज इक्वल टू माइनस के dt बाई dx। अंडरस्टैंड हो रहा है, विजुअलाइज हो रहा है। अभी नेक्स्ट चीज़ A है, दिख रहा है, ये सरफेस एरिया हो गया, वो भी कंसिडर किया मैंने। dt क्या होता है रे, dt इज नथिंग बट टेम्परेचर डिफरेंस। dx तो समझा तुम लोग को कि अलोंग दैट लाइन Q जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है उस डायरेक्शन में वॉल का थिकनेस देखना है, उसको dx बोलते हैं। इसको कभी कभी लेंथ के टर्म्स में भी शो करते हैं, वो चल जाएगा। बट एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट आती है कि ये dt Q है, ये नेगेटिव साइन Q है, तो dt होता है टेम्परेचर डिफरेंस। How do you write temperature difference, my friends? We write temperature difference dt as somewhat like this na, that is final temperature minus initial temperature. But do you realize one interesting thing? अगर मैं ये वैल्यू इधर ऊपर पुट कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, Q इज इक्वल टू माइनस के ए T2 माइनस T1 अपॉन dx, राइट।
तो अभी विजुअलाइज करो एंड समझो कि T2 का वैल्यू ऑलरेडी लो था, T1 का वैल्यू ऑलरेडी हाई था, तो मैं लो माइनस हाई कर रहा हूं. व्हाट इज लो माइनस हाई? इट विल गिव मी अ निगेटिव साइन. तो अगर मैं निगेटिव और निगेटिव मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या मिलेगा? पॉजिटिव, क्योंकि हीट ट्रांसफर रेट कभी निगेटिव नहीं आना चाहिए. समझ गए? तो अगर मैं जनरलाइज फॉर्मूला देखूंगा सिर्फ इतना सा, तो मेरा आंसर निगेटिव आता है, और उस निगेटिव आंसर को नलीफाई करने के लिए हम लोगों ने ये निगेटिव इंट्रोड्यूस किया. समझा? मतलब ऑब्वियसली मैंने नहीं किया, आपने भी नहीं किया, वो किरशॉफ ने किया था. तो निगेटिव साइन क्यों होता है? टू नलीफाई द निगेटिव. तो अगर माइनस में अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? Q इज इक्वल टू के ए T1 minus T2 upon dx, where T1 is high temperature and T2 क्या है? लो टेम्परेचर. आई होप तुम लोग को किरशॉफ का लॉ समझा. निगेटिव साइन का पर्पस क्या है? निगेटिव साइन नलीफाइज द निगेटिव रेट ऑफ हीट, है ना? क्योंकि अगर निगेटिव साइन इंट्रोड्यूस नहीं करता तो अपना फॉर्मूला क्या होता था? ये dt क्या होता था? T2 माइनस T1, तो ये निगेटिव देता. आई होप तुम्हें किरशॉफ का लॉ अंडरस्टैंड हो चुका है, अच्छे से समझा है ये चीज़. अभी ना मैं एनालॉजी इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ. एनालॉजी हम लोग, पहली बात एनालॉजी क्या होती है वो समझो. सो इन एनालॉजी वी कंपेयर टू थिंग्स विच हैव सिमिलर इक्वेशन एंड सेम बाउंड्री कंडीशन. ये इंजीनियरिंग का कंसेप्ट है. बाउंड्री कंडीशन वाला, उसको हम लोग थोड़ा साइड में रखते हैं. बाउंड्री कंडीशन मतलब लिमिटिंग कंडीशन होते हैं. ओके, सो हाउ डू वी राइट? This is our heading, analogy with current. इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनो. सो एनालॉजी विथ करंट कैसे चालू करेंगे हम लोग? तो एनालॉजी क्या होता है पहले वो समझते हैं. सो टू सिस्टम्स आर सेड टू बी एनालॉगस. टू सिस्टम आर said to be analogous if, याद रखो, two systems are said to be analogous if their equations are similar. याद रखो मैं कौन सा वर्ड यूज कर रहा हूं, मैं सिमिलर बोल रहा हूं, सेम नहीं. सेम एंड सिमिलर में जमीन आसमान का फर्क है. इफ देयर इक्वेशंस आर सिमिलर एंड देयर बाउंड्री कंडीशन, दैट इज लिमिटिंग कंडीशन. ये इंजीनियरिंग का कंसेप्ट है, ऊपर से जा रहा है तो जाने दो, नो इश्यू. एंड देयर बाउंड्री कंडीशंस आर सेम. तो बाउंड्री कंडीशन सेम आने चाहिए और इक्वेशन सिमिलर आने चाहिए. तो ऐसे सिस्टम को हम लोग एनालॉगस बोलते हैं. एंड द प्रोसेस इज नोन एज एनालॉजी. प्रोसेस इज known as analogy. Now why don't we study this analogy process? Okay, क्यों ना मैं अपना फॉर्मूला याद करूँ, ओम बाबा का लॉ, ओम्स लॉ. सो ओम्स लॉ क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, तो ये तो डेफिनेशन हो गया अपना. अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ dv इज इक्वल टू आई आर, मतलब v इज इक्वल टू आई आर. बट v क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस ना, एंड दैट इज वाई आई कैन राइट इट इन टर्म्स ऑफ dv. सो dv इज इक्वल टू आई आर. सो कैन आई मॉडिफाई इट फर्दर गाइज? आई कैन राइट इट एज i इज इक्वल टू dv बाय r. जस्ट लाइक दैट, वाई डोंट वी रिमेंबर दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट? ओके, कौन सा वाला कंसेप्ट याद करो? अपना अभी जो किरशॉफ का लॉ सीखा ना. ओके, मैं इसको पॉजिटिव के टर्म्स में लिख रहा हूँ. निगेटिव साइन मैंने एलिमिनेट किया है क्योंकि मैं उसको T1 माइनस T2 लिखने वाला हूँ, नॉट T2 माइनस T1. T2 माइनस T1 लिख रहे हो तो निगेटिव साइन आएगा, T1 माइनस T2 लिख रहे हो तो निगेटिव साइन नहीं आएगा. सो क्यों ना मैं उस स्टेटमेंट को लिखूँ. क्या स्टेटमेंट था मेरा? Q इज इक्वल टू के ए डी टी बाई डी एक्स. सो आई गेट Q इज इक्वल टू के ए डी टी बाई dx. अच्छा, एक चीज़ मॉडिफाई कर सकता हूँ क्या मैं?
क्या मैं इस के को बॉटम में लेके जा सकता हूँ? तो अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो बॉटम में जाके ये डिवाइड को जाएगा ना, डिवाइड हो जाएगा ना। सो क्यों ना हम उसको ऐसे करें। सो आई विल गेट समथिंग लाइक दिस, आई विल गेट क्यू इज इक्वल टू डी टी डिवाइडेड बाय टी एक्स डिवाइडेड बाय के ए। अभी देखो इक्वेशन चेक करते हैं, ध्यान से देखो। पोटेंशियल डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस, करंट, हीट करंट। कैसे देखो रे, करंट कैसे बोलते हैं, मतलब करंट थोड़ी रेट होता है, अरे बिल्कुल रेट होता है। करंट का जनरलाइज डेफिनेशन क्या है? ऑल्सो करंट इज व्हाट? करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, एंड अपने यहाँ पे Q क्या होता है? हीट ट्रांसफर का, दिस इज हीट ट्रांसफर पर यूनिट टाइम ना। याद करो Q को मैंने कैसे डिफाइन किया था, Q को क्या बोला था? Q इज रेट ऑफ हीट ट्रांसफर ना, एंड Q इज ऑल्सो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। तो दोनों चीजें तो रेट हुई ना, ये भी रेट है, ये भी रेट है, ये चार्ज का फ्लो रेट है, ये हीट का फ्लो रेट है, बट दोनों भी तो रेट के टर्म्स में रिप्रेजेंट किए। ये भी डिफरेंस है, ये भी डिफरेंस है। तो अगर ये रेजिस्टेंस है तो ये क्या हो रहा है? ये भी रेजिस्टेंस है। समझ रहे हो? सो एनालॉजी से हमें क्या क्या कंसेप्ट समझे? सो आई कैन राइट दैट यूजिंग एनालॉजी I is related to Q, dV is related to dt, and R is related to dx upon Ka. And this is how, my friends, we get something what we call as thermal resistance, है ना। ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हुआ, ये होता है थर्मल रेजिस्टेंस। एवरी वॉल, एवरी स्ट्रक्चर हैज इट्स ओन थर्मल रेजिस्टेंस, और यही तो रीजन है इस पर्टिकुलर वॉल में भी कुछ रेजिस्टेंस था, और यही रेजिस्टेंस के वजह से यहाँ पे टेम्परेचर T1 था बट यहाँ पे टेम्परेचर T2 है। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस के वजह से क्या हो जाता है? हीट में ड्रॉप हो जाता है। जैसे रेजिस्टेंस की वजह से क्या ड्रॉप हो जाता है इलेक्ट्रिकल सर्किट में? करंट में ड्रॉप हो जाता है। समझ रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? सो using the same analogy we got one very interesting formula that R thermal for conduction is equal to dx by Ka, or if you prefer dx as L, then you also get L by Ka, and this is how, my friend, you get that particular formula थर्मल रेजिस्टेंस का। अगर तुम लोग थर्मल रेजिस्टेंस का उल्टा करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? थर्मल कंडक्टेंस। क्या करोगे? थर्मल रेजिस्टेंस को उल्टा करोगे तो क्या मिलेगा? थर्मल कंडक्टेंस। सो यू कैन ऑल्सो राइट दैट थर्मल कंडक्टेंस is nothing but 1 upon thermal resistance, RTH, थर्मल रेजिस्टेंस का उल्टा। दैट्स इट। तो अभी जो भी लॉ हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट में लगते हैं, जैसे इन सीरीज अगर कोई चीज़ हुई तो हम लोग रेजिस्टेंस को क्या करते हैं? ऐड करते हैं। और अगर पैरेलल हुए तो हम लोग रेजिस्टेंस को क्या करते हैं? क्या करो, याद है? 1 अपॉन R1 इज इक्वल टू 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो यही चीज़ें हम लोग करने वाले हैं। आई होप तुम लोग ये छोटी छोटी चीज़ें अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर पा रहे हो। ओके, अभी देखो आगे कैसे कंटिन्यू करेंगे हम लोग। सो हमें थर्मल कंडक्टेंस का फॉर्मूला भी मिल गया है। अभी अगर समझो मेरे पास दो वॉल्स है, और ये दो वॉल्स कुछ इस तरह से दिख रहे हैं। Okay, so this is how we are getting our structure. तो अपने को स्ट्रक्चर मिल गया है। दो वॉल है, ऑब्वियसली दोनों के दोनों 3D है, तो द बेसिक स्ट्रक्चर इज लाइक दिस। हाँ, तो बेसिक स्ट्रक्चर इज लाइक दिस। एरिया देखोगे ना, अगर सरफेस एरिया यहाँ पे, तो सरफेस एरिया दोनों केस के लिए सेम रहने वाला है। सो दिस पर्टिकुलर AS विल बी सेम फॉर बोथ
the structure. So this is our AS, surface area. This will be our length 1, or you can also call it Tx1. This is our length 2, we can also call it L2. हाँ, समझो यहाँ पे टेम्परेचर है T1, यहाँ पे टेम्परेचर है T2 इंटरमीडिएट टेम्परेचर, और यहाँ पे टेम्परेचर है T3. ये स्ट्रक्चर्स कहाँ पे मिलते हैं पता है? ऐसे वॉल के स्ट्रक्चर जो बड़ी बड़ी भट्टियाँ होती है ना, जहाँ पे तुम्हें बाहर हीट ट्रांसफ़र नहीं देना है, बाहर हीट नहीं जाने देना है, जितना भी हीट हो सके अंदर कैप्चर करो, क्योंकि बाहर वर्कर्स भी तो होंगे ना, और जितना हीट बाहर जाएगा उतना तो लॉस हो रहा है ना तेरा, भट्टी में से हीट बाहर जा रहा है तो. सो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वॉल्स के स्ट्रक्चर लगाते हैं. हाँ, अलग अलग प्लांट्स में, हीट थर्मल प्लांट्स में ये स्ट्रक्चर्स मिलेंगे. एक वॉल किसी और मटेरियल का होगा तो मटेरियल के हिसाब से उसका कंडक्टिविटी भी अलग होगा. दिस वॉल विल हैव थर्मल कंडक्टिविटी एज K1, दिस मटेरियल, दिस वॉल विल बी हैविंग थर्मल कंडक्टिविटी एज K2. अभी होता ये है कि सो दिस वॉल विल हैव K1 एंड दिस वॉल विल हैव K2. तो अगर तुम लोग विजुअलाइज करोगे अच्छी तरह से, देन यू कैन मेक अ रेजिस्टेंस का स्ट्रक्चर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर थिंग. समझो यहाँ पे टेम्परेचर कैसे था, T1 था, यहाँ पे क्या था, रेजिस्टेंस RTH1 आएगा, थर्मल रेजिस्टेंस. फिर यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, T2. फिर यहाँ पे टेम्परेचर क्या है देखो, सो दिस वुड बी RTH2. मिल गई कि नहीं स्ट्रक्चर तुम लोगों को? तो इसी तरह से तुम्हें डिफरेंट स्ट्रक्चर मिलते हैं. सो दिस इज T1, T2, T3. नाउ इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली, ड्यू टू दिस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस टेम्परेचर में ड्रॉप आ रहा है, ड्यू टू दिस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस टेम्परेचर में ड्रॉप आ रहा है. आई होप यू आर एबल टू विजुअलाइज दिस पर्टिकुलर थिंग. तो अगर मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है सिस्टम का, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं किसी भी पैरेलल सीरीज सर्किट के लिए? सो R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू R1, that is RTH1 plus RTH2. हो गया इक्वेशन सॉल्व, एंड इट इज़ दैट इजी. तो अगर तुम्हें इक्विवेलेंट निकालना है रेजिस्टेंस, या फिर दोनों वॉल को कंबाइन करके सोचना है, तो तुम्हें सीरीज के फॉर्मूले अप्लाई करने पड़ेंगे. एक और चीज़ याद रखो, जितना हीट फ्लो रेट टोटल है ना, उतना ही हीट फ्लो रेट इस छोटे वॉल के लिए रहेगा, उतना ही हीट फ्लो रेट इस बड़े वॉल के लिए लगेगा. सो बाय दैट पर्टिकुलर लॉजिक आई कैन मॉडिफाई माई फॉर्मूला फर्दर एंड आई कैन राइट इट लाइक दिस. Q total will be equal to Q1 will be equal to Q2. अभी इस इक्वेशन को मॉडिफाई करते हैं. कैसे मॉडिफाई करेंगे? तो याद है अपना Q का फॉर्मूला क्या था, KA dt by dx. सो क्यों ना वही फॉर्मूला मैं अप्लाई करूंगा. तो Q विल बी KA dt by dx. हाँ, पॉजिटिव के टर्म्स में लिखा है. सो कैन आई राइट इट लाइक दिस, dt डिवाइडेड बाई dx बाई KA को नीचे लिया, dx बाई KA क्या हो जाएगा, R हो जाएगा. सो आई विल गेट dt बाय RTH, थर्मल रेजिस्टेंस. जनरलाइज फॉर्मूला, कितना इजी है. बट जब मैं टोटल सोचता हूँ, टोटल Q, तो मेरा फॉर्मूला RTH ऑफ इक्विवेलेंट, इसीलिए तो मैंने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला, क्योंकि मुझे मालूम होना चाहिए ना. और बताओ कौन से दो टेम्परेचर आएंगे यहाँ पे? तो अगर मैं टोटल सिस्टम के बारे में सोच रहा हूँ, तो एक टेम्परेचर T1 है एंड एंड टेम्परेचर T3 है. तो मेरा Q का फॉर्मूला फाइनल मॉडिफाइड वर्जन हो जाएगा T1 माइनस T3 अपॉन RTH इक्विवेलेंट, है ना. एंड व्हाट अबाउट Q1? अभी Q1 फॉर्मूला लिखते हैं तो Q1 भी सेम आएगा ना, dt अपॉन RTH, बट ये 1 आएगा. हाँ, सो अभी देखो Q1 के लिए अगर देखोगे तो मेरे पास टेम्परेचर कितने अवेलेबल है, दो टेम्परेचर, दैट इज T1 बाई T2. सो आई विल राइट दिस पर्टिकुलर थिंग एज T1 माइनस T2 अपॉन RTH1. जस्ट लाइक दैट Q2 का फॉर्मूला क्या आएगा? सो वी विल गेट T2 माइनस T3, क्योंकि उसके दो टेम्परेचर, एक T2 है एक T3 है, एंड ओवर हियर आई विल हैव RTH2. अभी ये लॉजिक देखो, ये लॉजिक जो लिखा है ना हम लोगों ने, कि टोटल हीट, जो भी हीट ट्रांसफर रेट होता है वो पूरे सिस्टम के लिए क्या होता है, सेम होता है. जैसे इवन दो यू हैव डिफरेंट रजिस्टर्स,
तुम्हारा करंट जो हम लोग सर्किट में कंसिडर करते हैं वो कैसा करंट कंसिडर करते हैं, वो करंट सेम लेते हैं ना। सीरीज में करंट क्या रहता है, सेम रहता है, याद रहेगा सीरीज में करंट कैसे रहता है, सेम। तो जस्ट लाइक दैट मैं अगर यही लॉजिक यहाँ पे अप्लाई करूँ, क्या रीज़न है इसके बिहाइंड का, सिंस दे आर इन सीरीज, और सीरीज में ये चीज़ें कैसे रहेगी, एक लाइन में। सो दैट इज़ वाई तुम्हारा मॉडिफाइड फॉर्मूला जो आता है ना, दैट मॉडिफाइड फॉर्मूला वुड बी इक्वल टू इन तीनों का इक्वेशन। सो क्यू टोटल विल बी T1 माइनस T3 अपॉन R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू T1 माइनस T2 अपॉन R TH1। तो अभी ये इक्वेशन लेके ना तुम लोग कोई भी अननोन चीज़ें निकाल सकते हो, प्रोवाइडेड दैट बाकी की चीज़ें तुम्हें नोन है, और सब इसी टाइप के होते हैं। क्लियर हुआ ये? आई होप तुमको ये विजुअलाइजेशन हो रहा है कि वॉल्स इन सीरीज हुई तो क्या होता है। सो इसका हेडिंग क्या हुआ, वॉल्स इन सीरीज। वाई डोंट आई कंसिडर वॉल्स इन पैरेलल, तो अगर पैरेलल हुए तो स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस होंगे, यू ना, हम लोग दो पैरेलल वॉल कंसिडर करें। सो इफ़ यू ऑब्जर्व केयरफुली, अगर मैं वॉल देखूँ ना, तो मेरे वॉल में एरिया सेम होना ज़रूरी नहीं होता। सो दिस इज़ माई A1 and this is my A2, this is my K1 and this is my K2, but the temperature that you get at the interface will be same. So यहाँ पे T1 है तो यहाँ पे T2 मिलेगा। ये चीज़ याद रखना, टेम्परेचर कैसे मिलते हैं इंटरफेस पे, दोनों वॉल का कंबाइंड इंटरसेक्ट है वो सेम मिलेंगे। एक और चीज़, यहाँ पे कौन सी चीज़ इक्वल रहती है, यहाँ पे लेंथ सेम रहता है ना। वहाँ पे क्या चेंज हो रहा था, L चेंज हो रहा था, राइट, या यहाँ पे A चेंज हो रहा है, तो बाकी सारी चीज़ें सेम रहती है। कल ये चीज़ यहाँ पे तुम्हें याद रखना है कि जब सर्किट सीरीज में होता है तो करंट सेम रहता है, एंड सर्किट जब पैरेलल में हो तो क्या सेम रहता है, वोल्टेज सेम रहता है, दैट इज पोटेंशियल सर्किट। जस्ट लाइक दैट यहाँ पे देखो, जब सर्किट सीरीज में रहता है तो हीट ट्रांसफर रेट सेम रहता है, और जब सर्किट पैरेलल में रहेगा तो क्या सेम रहेगा, टेम्परेचर डिफरेंस सेम रहेगा, है ना। सो पहली बात तो सर्किट बना देते हैं हम लोग। सो लेट्स से ये ऊपर वाला वॉल है, एंड देन नेक्स्ट से ये नीचे वाला वॉल है। सो वी हैव R1 ओवर हियर एंड वी हैव R2 ओवर हियर। सो दिस इज R1, दिस इज R2। हाँ, अभी देखो, अगर मैं इसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने की कोशिश करूँगा, हाउ कैन आई फाइंड इट आउट। सो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट वुड बी इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। इसको सॉल्व करने का शॉर्टकट भी है ना, अगर तुम लोग इसको फर्दर मॉडिफाई करो, दैट इज़ ये यहाँ मल्टीप्लाई करो, ये यहाँ मल्टीप्लाई करो, एंड एट द एंड रेसिप्रोकल ले लो, सो यू विल गेट R इक्विवेलेंट वुड बी R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2। ओके, सो दिस इज शॉर्टकट ऑफ सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर सम। ओके, सो R इक्विवेलेंट मिल गया अगर दो रेजिस्टेंस है तो, अदरवाइज तुम लोग को पता है कि जितने पैरेलल रेजिस्टेंस है उतने कंसिडर करके जाओ, प्लस 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन R4 एंड द प्रोसेस विल गो ऑन। ओके, अभी देखो आगे क्या करने वाले हैं हम लोग। तो इसमें क्या चीज़ सेम रहती है, यहाँ पे dt इज सेम, क्यों dt सेम है, लॉजिक क्या है उसके बिहाइंड का, क्योंकि स्ट्रक्चर या फिर वॉल्स इन पैरेलल, और पैरेलल में dt की वैल्यू सेम रहती है। तो जैसे मैंने यहाँ पे q को इक्वेट किया है ना,
जैसे मैंने यहाँ पे Q को इक्वेट किया है, वैसे वहाँ पे तुम लोग Q को इक्वेट नहीं करोगे, वहाँ पे तुम लोग dt को इक्वेट करोगे। तो dt इज सेम है, और कोई चीज़ तुम्हें लगने वाली है जो यहाँ पे मैटर करेगी? नहीं। बस ये चीज़ खाली याद रखो कि dt सेम रहता है। वाई डोंट यू ट्राई टू फॉर्म इक्वेशन फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग, मतलब एक काम करना तुम लोग, जैसे मैंने सीरीज़ में शो किया है, तुम लोग dt इज इक्वल टू dt1 इज इक्वल टू dt2 ले लो, मतलब या फिर दोनों टेम्परेचर डिफरेंस ले लो। जैसे कि पहले पूरे सिस्टम के लिए अगर मैं इक्वेशन मेंशन करना चाहूँगा तो पूरे सिस्टम के लिए इक्वेशन कैसे हो जाएगा मॉडिफाइड गाइस? आई विल गेट q इज इक्वल टू dt, पूरा इक्वेशन लिखते हैं, k a dt बाय डी। बट अगर जब मैं पूरा सिस्टम देखता हूँ तो मैं कंबाइंड एरिया के बारे में सोचता हूँ ना, सो दैट इज़ वाई I can write that k a1 plus a2, and what about dt, temperature difference? So for temperature difference I can write it as T1 minus T2 upon L, है ना। फिर फर्स्ट वॉल के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ? फर्स्ट वॉल के लिए आई विल राइट, अच्छा इसको फर्दर मॉडिफाई कैसे करेंगे हम लोग? सो आई कैन राइट इट एज T1 माइनस T2 अपॉन L बाई के A1 प्लस A2. So I can further modify it as L upon A1 plus A2. But this A1 plus A2 is nothing but what? L upon A1 plus A2. अच्छा K भी रह गया, L upon K A1 plus A2 is what? R equivalent, right? तो उसको रिप्लेस कर दो और चीज़ों को मॉडिफाई करने की कोशिश करो। फिर Q1 निकालो, फिर Q2 निकालो, और अभी क्या किसको इक्वेट करोगे? dt को इक्वेट करो, अभी Q को इक्वेट नहीं करना है। ओके, सेंड मी योर आंसर on my WhatsApp. See who got it correct. We'll see who got it correct. Who get it correct. Okay. So ये हुआ walls in series और ये हुआ walls in parallel. अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर ऑल्सो डिफरेंट स्ट्रक्चर इन इंजीनियरिंग, जहाँ पे हम लोग वायर्स देखते हैं या फिर सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर देखते हैं, स्पेरिकल स्ट्रक्चर देखते हैं, बट दोज आर नॉट इन योर सिलेबस. सो वी विल मूव to the next topic, and that would be, my friends, is what we call as convection. So convection में जैसे हमने बात की पहले ही कि माइग्रेशन होता है मॉलिक्यूल्स का, एंड ड्यू टू दैट पर्टिकुलर माइग्रेशन हम लोग कंसिडर करते हैं ना कि माइग्रेशन के वजह से क्या चीज़ें हो रही है, माइग्रेशन के वजह से हीट ट्रांसफ़र हो रहा है. तो अभी कन्वेक्शन देखने के लिए, जैसे कि न्यूटन का नाक हर जगह आता है, यहाँ पे भी न्यूटन का ही लॉ होता है. सो कन्वेक्शन का जो लॉ था वो न्यूटन ने दिया. पहले विजुअलाइज करते एक सिस्टम. इमेजिन करो मैंने एक मेटल रखा है यहाँ पे. सो आई हैव दिस पर्टिकुलर मेटल. दिस पर्टिकुलर मेटल हैज़ समथिंग लाइक दिस स्ट्रक्चर. Okay, so basically we have such kind of structure over here. और ये जो है ना, ये उसके ऊपर का जो रीजन है ना, जो ठंडा करने वाले हैं हम लोग, दिस इज़ नथिंग बट आवर सरफेस. हाँ, ये ऊपर वाला. सो दिस इज़ आवर सरफेस ए. और एक चीज़, ये पर्टिकुलर जो सरफेस है ना, उसका टेम्परेचर जो है ना, उस टेम्परेचर को मैं डिनोट करता हूँ TS से, टेम्परेचर ऑफ सरफेस. और जो आजू बाजू में एयर है ना, या फिर आजू बाजू में सराउंडिंग है, उसको मैं बोलता हूँ T इन्फिनिटी. इमेजिन करो इस सरफेस को मैंने हीट किया है, ये गर्म है सरफेस, तो हीट कैसे फॉर्म में बाहर जाएगी? हीट विल गो आउट लाइक दिस, राइट. ये जो वे है ना ट्रांसफ़र का, उसको हम बोलते हैं कन्वेक्शन. और कन्वेक्शन का फॉर्मूला कुछ इस तरह से बनता है, देखो. Q कन्वेक्शन विल बी इक्वल टू HA. अच्छा, ऑब्वियसली तुम लोग को पहले स्टेटमेंट बताता हूँ. सो न्यूटन ने बोला कि दिस कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया. जितना बड़ा सरफेस एरिया उतना इफेक्टिवली हीट ट्रांसफर होता है, बराबर ना.
उतना ज़्यादा प्रॉपरली हीट ट्रांसफ़र होता है। सेकेंड चीज़, दिस हीट ट्रांसफ़र ऑल्सो डिपेंड ऑन द टेम्परेचर डिफरेंस, बराबर। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना फास्ट हीट रेट होगा। तुम लोगों ने 11th में न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग करके कंसेप्ट पढ़ा, राइट। तो इन दैट पर्टिकुलर कंसेप्ट हम लोगों ने ये रियलाइज़ किया कि जितना टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होता है उतना इफेक्टिव हीट ट्रांसफ़र होता है। जैसे जैसे ये टेम्परेचर डिफरेंस कम होने लगता है, हीट ट्रांसफ़र का रेट भी कैसे होता है, कम होता है। Can I combine these two things? So once I combine these two things, I get Q convection is directly proportional to ATS minus T infinity. Now to remove the proportionality sign, you have to introduce constant. So we get Q convection is equal to HATS माइनस टी इन्फिनिटी। तो अभी ये चीज़ें याद रखो कि यहाँ पे टी एस क्या है, टी इन्फिनिटी क्या है। तो इस एच को हम बोलते हैं, ओके, ये जो एच है उसको हम बोलते हैं कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोइफिशिएंट, या फिर कोइफिशिएंट ऑफ कन्वेक्शन, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोइफिशिएंट, और कोइफिशिएंट ऑफ कन्वेक्शन। नेक्स्ट चीज, A is nothing but our surface area and is Ts minus T infinity। अच्छा, इंडिविजुअल बताता हूँ। Ts is temperature of surface, S/F is nothing but surface, हाँ guys, and T infinity is temperature of surrounding। बहुत सिंपल सी चीज़ है, न्यूटन का लॉ है, कंबाइन करके बना दिया मैंने। अभी यहाँ पे भी हम लोग सेम चीज़ करने वाली, ये जो क्वांटिटी एंटायर एच है ना, मैं उसको नीचे लेके जाने वाला हूँ। सो आई विल गेट समथिंग लाइक दिस। सो आई विल गेट Q इज इक्वल टू Ts माइनस टी इन्फिनिटी 1 डिवाइडेड बाय एच ए। और ये जो क्वांटिटी है ना 1 डिवाइडेड बाय एच ए गाइज, यही एनालॉजी से होता है थर्मल रेजिस्टेंस। बट अभी जो थर्मल रेजिस्टेंस होगा वो कन्वेक्शन से रिलेटेड है, इसीलिए मैं इसको शो करूँगा आर थर्मल कन्वेक्शन। वहाँ पे कंडक्शन का बताया था ना, सो इट इज़ 1 अपॉन एच ए। सो वाई डोंट वी हाईलाइट इट सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट लेटर ऑन। सो दिस इज वॉट वी गेट एज फॉर्मूला। सो अर्थ कन्वेक्शन क्या हो रहा, इट इज़ सिंपली, इन सिंपल वर्ड, इट इज़ 1 बाय एच ए। फिर इसके कन्वेक्शन के भी 2-3 टाइप आते हैं, जैसे कि फ्री कन्वेक्शन, फोर्स कन्वेक्शन, बट दोज आर नॉट इन डिटेल इन योर सिलेबस। अभी कन्वेक्शन का एंड कंडक्शन का यूनिट्स देखते हैं। तो दिस इज यूनिट ऑफ के एंड एच। तो पहले के का यूनिट निकालते हैं। सो याद है तुम लोग को के का फॉर्मूला क्या था, इट वॉज समवन लाइक दिस, क्यू इज इक्वल टू के ए डी टी बाय डी एक्स। Therefore, I can say K is equal to Q divided by A dt by dx. Why don't we find out what are different units? तो Q होता है watt, right? It is joule per second, rate है वो, not only joule. It's not only heat, it is heat transfer per unit time. So it is watt. A is meter square. एंड टेम्परेचर डिफरेंस इट कैन बी इन डिग्री सेल्सियस और इन डिग्री केल्विन, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस अगर तुम लोग डिग्री सेल्सियस में भी ले लोगे और डिग्री केल्विन में भी ले लोगे तो फर्क नहीं पड़ता। जस्ट फॉर टाइम बीइंग लेट्स कॉल इट डिग्री केल्विन एसआई के टर्म्स में। एंड व्हाट अबाउट दिस डी एक्स, डी एक्स इज नथिंग बट मीटर, राइट, क्योंकि ये डिस्टेंस है। सो जब तुम लोग चीज़ें कैंसल आउट करोगे तो मुझे मिलेंगी, 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, सो आई गेट watt per meter Kelvin. So the unit of K is watt per meter degree Kelvin, or it can be watt per meter डिग्री सेल्सियस, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस में फ़र्क नहीं पड़ता।
Just like that, why don't we study unit of H? Okay, so for H we will use the other formula, right? That is abhi jo pada. But before that, that formula is Q is equal to HA, then we have Ts minus T infinity. So once you modify this formula, you will get H is equal to Q divided by A into Ts minus T infinity. So what is the unit of Q ray? So unit of Q is nothing but watt upon area is meter square and temperature difference is degree Kelvin, and this is how, my friend, you get unit of H. So H has two different units. First is watt per meter square degree Kelvin, or it can also be written as watt per meter square degree Celsius. I hope you understood the segment of conduction convection easily. Now we will continue with radiation in our next section.